वेलकम इन द इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 1, बेसिस ऑफ स्टडी। इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो स्टडीज करते हैं वो सिंगल यूनिट्स पर करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है पूरी इकोनॉमी पर एक साथ। इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब सम टोटल ऑफ। किसी भी चीज में हम लोग सिंगल आइटम पर स्टडी नहीं करेंगे। स्टडी की जाएगी तो हमेशा पूरी इकोनॉमी पर एक साथ की जाएगी, टोटल आइटम्स पर। नंबर 2 एग्जांपल्स, इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल प्राइस या इंडिविजुअल आउटपुट। यानी कि एक व्यक्ति की इनकम या एक संस्था की इनकम या एक वस्तु का प्राइस या एक फर्म का आउटपुट केवल सिंगल यूनिट पर ही स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल्स हैं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एटसेट्रा। यानी कि यहां पर स्टडी की जाएगी पूरी कंट्री की इनकम पर। अगर आउटपुट पर भी स्टडी कर रहे हैं तो पूरी कंट्री के आउटपुट पर स्टडी करेंगे, पूरी इकोनॉमी के आउटपुट पर। पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल इशू। इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि ये पता लगाना कि किस चीज की क्या कीमत होनी चाहिए, चाहे वो वस्तु हो या जमीन हो। जैसे कि अगर हमने किसी व्यक्ति से जमीन ली है तो उसे रेंट कितना देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से मेहनत ली है तो उसके बदले में उसे मजदूरी कितनी देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से हमने पूंजी ली है यानी कि कैपिटल, तो उस कैपिटल के बदले में हमें उसे इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम लोग किन किन चीजों का किस प्रकार से कैसे कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसोर्सेज का हमें बंटवारा करना पड़ता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको निर्धारित करना। नंबर 4, अदर नेम। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन, इसलिए इसका अदर नेम है प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसका अदर नेम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसी से हमें पता लग जाता है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 6, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ये पढ़ते हैं हम लोग कि किस प्रकार से कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करे ताकि उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में ये बताया जाता है कि एक प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड और पूरी इकोनॉमी की टोटल सप्लाई, जिसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें टोटल तो करना पड़ता है सम ऑफ द आइटम्स का, लेकिन लिमिटेड, बहुत ज्यादा टोटल्स वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक मार्केट पर स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स होंगे या मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे केवल हमें उन्हीं को टोटल करना पड़ेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि सम टोटल ऑफ हमें कितना करना पड़ेगा यह डिपेंड करता है इकोनॉमी के साइज पर। नंबर 8, डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस। सर्टेन वेरिएबल्स कांस्टेंट इन माइक्रो आर चेंजिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट माने गए हैं लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट नहीं होते। सेम इसी प्रकार से कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको मैक्रो में कांस्टेंट माना जाता है
लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो चेंजिंग होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर स्टडी की जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर, जिसके बारे में आपको अगले पेज पर बताया जाएगा। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। It is defined as that branch of economics which studies issues or economic problem at the level of an economy as a whole। यानी कि इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर जहां पर पूरी इकोनॉमी पर एक साथ स्टडी की जाती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जो पिछले पेज पर भी आपको बताया गया था, इट रिफर्स टू equilibrium in one market on the assumption that there is no change in other markets। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा ही करना पड़ता है। जब हम लोग एक मार्केट पर स्टडी करते हैं तो बाकी मार्केट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड। जब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस का डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, ये एज्यूम करते हुए कि बाकी सभी कुछ कांस्टेंट है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स जो है वो भी कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर वो भी कांस्टेंट है। इसे बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, जब एक मार्केट में हम लोग इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं और बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, यहां पर सभी मार्केट्स में एक साथ इक्विलिब्रियम एज्यूम किया जाता है। It refers to simultaneous equilibrium in all the markets in the economy। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक विरोधाभास है जो यहां पर बताया गया है। सेविंग्स आर कंसिडर्ड गुड एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट इट इज नॉट बेटर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छा माना जाता है सेविंग्स करना, लेकिन मैक्रो लेवल पर यह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर मैक्रो लेवल पर लोगों ने ज्यादा सेविंग्स करनी शुरू कर दी तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और उससे नेशनल इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो माइक्रो के हिसाब से सेविंग्स करना अच्छी बात है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से सेविंग्स अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम नेशनल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है वो यहां पर बताया गया है। गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले समझिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें कंजम्पशन पर्पज से खरीदा जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा जाता है फर्म्स के द्वारा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में। यानी कि अगर हमने किसी भी चीज को कच्चे माल के रूप में यूज किया दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन्स वह वस्तु इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। या फिर वो वस्तु हमने खरीदी है सेम ईयर में बेचने के लिए। अगर किसी भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, जैसे कि दुकानदार अक्सर करते हैं, जितने डीलर्स हैं वो करते हैं, शोरूम वाले करते हैं, तो ऐसे सभी गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जो बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए हैं या फिर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे गए हैं। फाइनल गुड्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेजेस पर। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है फाइनल गुड्स का मतलब क्या है। फाइनल गुड्स, all goods and services which are meant either for consumption by consumers, for direct satisfaction of human wants or for investment by the firms are called final goods। तो वो सभी गुड्स जिन्हें कंज्यूमर्स खरीदते हैं अपनी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए
या फिर वो गुड्स फर्म्स के द्वारा खरीदे जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ऐसे सभी गुड्स को हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। दीज प्रोडक्ट्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। एग्जाम्पल, मिल्क और ब्रेड परचेज्ड बाई हाउस होल्ड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, मशीनरी, या फिर कोई भी एसेट हो सकता है जिसे एक फर्म खरीद रही है बाई ए फर्म फॉर यूज, यानी कि यूज करने के लिए ये एसेट्स खरीदे गए हैं, बेचने के पर्पज से नहीं खरीदे गए हैं। अगर यही एसेट्स बेचने के पर्पज से खरीद लिए गए तो फिर यही एसेट्स कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ये सभी एसेट्स चाहे फर्म खरीदे या हाउस होल्ड खरीदे, ये सभी फाइनल गुड्स कहलाएंगे। परचेज ऑफ टेलीविजन बाई अ होटल, अगर एक होटल वाले ने टेलीविजन परचेज किए हैं तो वो भी उसके लिए फाइनल गुड कहलाएगा। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपको पिछले पेज पे बताया गया था, और डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। फाइनल गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। वो सभी गुड जिन्हें कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदा जाता है अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, वो सभी कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं, जैसे कि फूड, शर्ट, शूज, टेलीविजन, एसी, पेन परचेज्ड बाय एनी कंज्यूमर, दैट इज हाउस होल्ड में कोई भी खरीदे पेन। इस प्रकार के सभी गुड्स जो हाउस होल्ड के द्वारा खरीदे जाते हैं ये सभी कहलाते हैं कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। आसान भाषा में आप कह सकते हो असेट्स जो फर्म के द्वारा खरीदे जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, और वो ड्यूरेबल गुड्स जो यूज किए जाते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि टूल्स, इंप्लीमेंट्स, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर एटसेट्रा। अगर ये सभी एसेट्स खरीदे गए हैं किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा तो वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स केवल वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन्हें हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी वो गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन हर एक प्रोड्यूसर गुड को हम लोग कैपिटल गुड नहीं कह सकते। जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर गुड तो है क्योंकि वो प्रोड्यूसर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं कहलाएगा। कैपिटल गुड्स केवल वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, वो सभी गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदे जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, या फिर ये गुड्स खरीदे जाते हैं बेचने के उद्देश्य से, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर यूज इन अ फैक्ट्री, अगर कच्चा माल खरीदा गया है एक फैक्ट्री के द्वारा, या फिर मशीन परचेज फॉर रीसेल, अगर मशीन खरीदी गई है बेचने के उद्देश्य से, तो इन सभी को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है और इनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। नेशनल इनकम में केवल और केवल फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि अंतर का आधार क्या होगा, अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वस्तु इंटरमीडिएट है या फाइनल है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में ना तो इंटरमीडिएट गुड होती है और ना ही फाइनल गुड होती है,
बल्कि उसे किसने खरीदा है और किस प्रकार से यूज उसको करने के लिए खरीदा गया है, इस पर डिपेंड करता है कि अंतर क्या होगा। यानी कि उसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड कहेंगे या फाइनल गुड कहेंगे। द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज नॉट द कमोडिटी। कोई भी वस्तु अपने आप में ना इंटरमीडिएट होती है ना फाइनल होती है इटसेल्फ, बट द एंड यूज मेड ऑफ इट। बल्कि डिपेंड इस बात पर किया करता है कि हमने उस वस्तु का इस्तेमाल कैसे किया है। उसके आधार पर हम लोग पता लगाएंगे वस्तु को इंटरमीडिएट कहा जाए या फाइनल कहा जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसका महत्व क्या है, हमें क्यों पता होना चाहिए कि फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज सिग्निफिकेंट, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज इट हेल्प्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि इससे हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग अकर्स, डबल काउंटिंग तब पैदा होती है इफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल कर लिया नेशनल इनकम निकालते वक्त, तो वही कहलाएगी डबल काउंटिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स खुद फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर हम चाहते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो और हमारी नेशनल इनकम सही सही निकल के आए, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हमें शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। पॉइंट नंबर 1, these goods remains within the boundary line of production and are not ready for use by their final users। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स ये वो गुड्स हैं जो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर ही हैं प्रोडक्शन की, यानी कि ये अभी कच्चे माल के रूप में ही हैं या फिर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं गुड्स, या फिर ये कहा जा सकता है कि गुड्स कंप्लीट तो हो गए हैं लेकिन अभी बिके नहीं हैं। तो जब तक गुड्स बिकने के बाद कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच जाते, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही माने जाएंगे। एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि ये गुड्स वो हैं जो अभी फाइनली तैयार नहीं हुए हैं ताकि उनके यूजर्स यूज कर सकें। फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है और ये तैयार हैं ताकि इनके यूजर्स इनको यूज कर सकें। पॉइंट नंबर 2, दीज गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ये वो गुड्स हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाएगा प्रोडक्शन के दौरान, और उसी अकाउंटिंग ईयर में यूज किया जाएगा जिस अकाउंटिंग ईयर में इनको खरीदा गया था। एंड फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इन गुड्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं किया जाएगा दूसरे गुड्स को पैदा करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, these goods may be resold by the firm for profit during the accounting year। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को उनके प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट के लिए उसी अकाउंटिंग ईयर में दोबारा बेचेंगे, और क्योंकि वो उनको बेच रहे हैं तभी तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहला रहे हैं। जो खरीदेगा उसके लिए तो वो डिपेंड करेगा कि वो फाइनल होंगे या कि इंटरमीडिएट होंगे, लेकिन जिसने गुड्स बनाए हैं बेचने के लिए उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट ही कहलाएंगे। फाइनल गुड्स को बेचा नहीं जाता सेम ईयर में। हाँ, बाद में कंज्यूमर बेचना चाहे तो बेच सकता है जब उसको लगता है कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन करंट ईयर में उसको नहीं बेचा जाता। दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स अभी वो गुड्स हैं जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यानी कि इन पर अभी और प्रोडक्शन होगा। लेकिन फाइनल गुड्स ये तैयार हैं, इन पर अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और
इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि जब भी हम लोग पैसा खर्च करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स पर, वही कहलाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। और फाइनल गुड्स, इन पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नंबर 6, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग होने से हमारी नेशनल इनकम जितनी निकलनी चाहिए उससे ज्यादा निकल के आएगी, जो कि गलत होगा। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पॉइंट नंबर 1, कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं ताकि उनके वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि सीधे रूप से उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए। एंड कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कैपिटल गुड्स तो असेट्स हैं जिनका यूज प्रोड्यूसर करता है, इससे कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अर्थात जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो हमें इस बात से मतलब नहीं होता कि वो प्रोडक्ट किस प्रकार की मशीन से बनाया गया था, उस मशीन की कीमत क्या थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 2, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड्स व्हेन परचेज्ड। ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स के द्वारा, हाउसहोल्ड्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं जब उनको खरीदा जाता है। कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया है, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड्स, अर्थात इन्हें हाउसहोल्ड के द्वारा यूज नहीं किया जाता, इंस्टेड बल्कि इसके बजाय दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि ये एसेट्स होते हैं, इनका यूज तो प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन के दौरान। नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब कंजम्पशन गुड्स पर पैसा खर्च किया जाता है उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जब कैपिटल गुड्स पर पैसा खर्च किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नंबर 4, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्थात देश में लोग जितने ज्यादा कंजम्पशन गुड्स का इस्तेमाल करेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही बेहतर होगी, उनका उतना ही ज्यादा कल्याण होगा, वेलफेयर होगा। एंड कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया है, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। यानी कि देश में जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स पैदा होंगे उतने ही देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और यही देश की बैकबोन होती है जीडीपी की। नेक्स्ट, टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, जिसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। इट मीन्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इन द इकोनॉमी। इतनी ही डेफिनेशन है इसी केवल कि एक साल में हमने अपनी पूरी इकोनॉमी में जितना कैपिटल का स्टॉक बढ़ा लिया वही हमारी इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब असेट्स। स्टॉक ऑफ कैपिटल को आसान भाषा में आप असेट्स कह सकते हो, यानी कि हमने जितनी कैपिटल को इकोनॉमी में बढ़ाएंगे वही कहलाएगा कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट। और न्यूमेरिकल्स के आधार पर यहां पर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जिस फॉर्मूले को आसान भाषा में समझने का तरीका यही है कि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, या तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड असेट्स में। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया एज अ बिजनेसमैन फिक्स्ड असेट्स में तो वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर हम लोग अपने स्टॉक को बढ़ाएंगे जिसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, जिसे निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसे ही इंक्रीज इन स्टॉक भी कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन।
जिसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब असेट्स, यानी कि जब हम लोग असेट्स को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने का मतलब जब असेट्स को यूज किया जाता है तो वो घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो वही कहलाता है डेप्रिसिएशन, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि असेट्स, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। जब हम लोग असेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो सामान्य रूप से टूटते हैं, फूटते हैं। एक्सीडेंटल डैमेजेस, हो सकता है एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से उनकी कीमत घट जाए। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ड्यूरिंग इट्स यूज इन प्रोडक्शन, और हमारे एसेट्स यूज करते करते आउट ऑफ डेट भी हो जाते हैं, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमत कम हो जाती है, और वही कहलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब अलग है, कैपिटल लॉस का मतलब अलग है। डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। दैट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण असेट्स की कीमत घट रही है तो इसका मतलब वो कैपिटल लॉस कहलाएगा, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स एंड अनफॉर्सीन फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कारण जिनको हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते पहले से, जैसे कि वॉर, युद्ध हो जाए दूसरे देश के साथ, या थेफ्ट, चोरियां हो जाए। तो अगर बिजनेस में हमारे एसेट्स की कीमत घट रही है, किस वजह से? अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स की वजह से, फायर्स की वजह से, या वॉर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, तो वही कहलाएगा कैपिटल लॉस। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि डेप्रिसिएशन का मतलब अलग है और कैपिटल लॉस का मतलब अलग है। डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है और कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लो वेरिएबल्स। A flow is a quantity whose magnitude is measured over the period of time. फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हमेशा समय के आधार पर मेजर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब भी लगाया जाता है किसी भी एसेट पर, वो महीनों के हिसाब से लगाया जाता है, टाइम पीरियड के हिसाब से। खासकर जिस साल एसेट खरीदा जाता है उस साल भी, और जिस साल एसेट बेचा जाता है उस साल भी। बाकी बीच में तो पूरे साल का लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा समय के आधार पर ही लगेगा, चाहे पूरे साल का लगे या कुछ महीनों का लगे। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट हमेशा समय के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। सेम ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं। इनकम, प्रॉफिट, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ बर्थ्स, सीमेंट प्रोडक्शन, चेंज इन नेशंस मनी सप्लाई। अगर चेंज इन वर्ड लग गया कहीं पर भी तो वो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। अगर केवल मनी सप्लाई लिखा होता तो वो स्टॉक वेरिएबल होता। सेम ऐसे ही चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, सेल्स, स्पीड एटसेट्रा। ये सभी वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमेशा ओवर द पीरियड मेजर किया जाता है, यानी कि समय के आधार पर इनको मेजर किया जाता है। एंड स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल जैसे कि अमाउंट ऑफ लोन, केवल लोन ही नहीं, कोई भी लायबिलिटी हो, लायबिलिटी को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है कि हमारी लायबिलिटी कितनी है। या फिर वैल्यू ऑफ असेट्स की वैल्यू को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है कि हमने उस असेट को पर्टिकुलर किस टाइम पर, किस डेट पर कितनी कीमत का खरीदा था। और समय बदलने पर उसकी कीमत बदलती नहीं है। अगर 5 साल बाद भी कोई हमसे पूछेगा कि एसेट कितने का लिया था, तो हम लोग वही कीमत बताएंगे जो कीमत हमने उसकी चुकाई थी। सेम ऐसे ही पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन पॉपुलेशन में चेंज कितना आ रहा है ये हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। वेल्थ, कैपिटल, मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई का ही मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ द नेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जनता के पास, केवल जनता के पास कितना पैसा है, दैट मीन्स मनी सप्लाई। नेशनल कैपिटल, डिपॉजिट्स, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो या कोई भी फिक्स डिपॉजिट हो। इन्वेंट्री का मतलब तो होता ही स्टॉक है। लेबर फोर्स, डिस्टेंस एटसेट्रा, ये सभी वो वेरिएबल्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मेजर किया जाता है।
नेक्स्ट, difference between stock and flow. Point number 1, it refers to the value of a variable at a point of time. यानी जब भी किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा तो वो स्टॉक कहलाएगा. एंड फ्लो, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. एक ही बात है. अगर समय के आधार पर किसी भी चीज को मेजर किया जा रहा है तो वो वेरिएबल कहलाएगा फ्लो वेरिएबल. पॉइंट नंबर 2, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल. स्टॉक का संबंध समय से नहीं होता. इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है. एंड फ्लो, ये टाइम डायमेंशनल है. इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ या पर एनम, क्योंकि इसे समय के आधार पर मेजर किया जाएगा. थर्ड पॉइंट, स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो, यानी कि स्टॉक का असर फ्लो पर पड़ता है. जैसे कि आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि हमारे पास कैपिटल का स्टॉक जितना ज्यादा होगा, अर्थात हमारे पास पूंजी जितनी ज्यादा होगी, हम लोग उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का. यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा. और फ्लो में लिखा है फ्लो इंपैक्ट द स्टॉक, यानी कि फ्लो का असर स्टॉक पर पड़ता है. एग्जाम्पल, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल. यानी कि लोगों की इनकम जितनी ज्यादा होगी, इनकम का फ्लो जितना ज्यादा होगा, लोगों के पास धन संपत्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो इस प्रकार से स्टॉक का असर फ्लो पर पड़ता है और फ्लो का असर स्टॉक पर पड़ता है. नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. एक तरफ तो है फर्म सेक्टर और दूसरी तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर. यहां पर समझने वाली बात यह है कि हाउस होल्ड के द्वारा ही सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को अवेलेबल कराए जाते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर सर्विसेज. एक ही बात है. यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये सभी फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के द्वारा ही अवेलेबल कराए जाते हैं फर्म सेक्टर को, जिसके बदले में फर्म को पेमेंट करती है, जिसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. जो फर्म के हिसाब से फैक्टर पेमेंट कहलाएगी, लेकिन हाउस होल्ड के हिसाब से यह कहलाएगी फैक्टर इनकम. जैसे कि लैंड को बदले में दिया जाता है रेंट, लेबर को बदले में दिया जाता है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट. ये जब प्रोसेस पूरा होगा तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि बिना इस प्रोसेस के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता. प्रोडक्शन तभी होगा जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड कराएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसके बदले में फर्म सेक्टर हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा. और जब प्रोडक्शन होगा तो वही प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में फर्म सेक्टर प्रोवाइड कराएगा हाउस होल्ड सेक्टर को. तो फर्म से हाउस होल्ड के पास पहुंचेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा. जब हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा तो वो कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इस पूरे टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये येलो कलर शो कर रहा है रियल फ्लो, और जो ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, जहां पर फर्म से हाउस होल्ड के पास गया था फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड से फर्म के पास गया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं मनी फ्लो. इसी बात को अगले पेज पर हमें पढ़ना है थ्योरी में, और कुछ नहीं है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मेजर सेक्टर्स. यानी कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स फर्स्ट जनरेट इनकम and then distributed among households for rendering productive services. यानी कि जब गुड्स का सर्विसेज का मेजर सेक्टर्स के बीच मूवमेंट होता है, जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट्स पहले पैदा करती हैं इनकम और फिर वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हाउस होल्ड्स के बीच, और यही पैसा अल्टीमेटली वापस आ जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में. दैट मीन्स अल्टीमेटली कम बैक टू प्रोडक्शन यूनिट्स बाय वे ऑफ expenditure by the households.
इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो प्रकार का हो सकता है, जो भी पिछले पेज पर आपको पढ़ाया गया, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंप्लाइज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, या कह सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक ही बात है, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से पहुंचते हैं फर्म के पास, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, और फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो यही कहलाता है रियल फ्लो। मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो एक ही बात है। व्हेन फैक्टर इनकम्स, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड्स, जब फैक्टर इनकम्स फर्म सेक्टर से पहुंचते हैं हाउस होल्ड्स के पास, एंड देन हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम, और फिर हाउस होल्ड पैसा खर्च करता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सेक्टर, मनी फ्लोज बैक टू द फर्म सेक्टर एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि जब हाउस होल्ड पैसा खर्च करता है तो पैसा वापस पहुंच जाता है फर्म्स के पास, और ये पैसे का चक्कर लगातार ऐसे चलता रहता है। फर्म से पैसा आता है हाउस होल्ड्स के पास, और जब हाउस होल्ड पैसा खर्च करता है तो पैसा वापस पहुंच जाता है फर्म के पास। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज national income. It is the sum total of factor incomes accruing to the normal residents of a country during an accounting year within and outside the country. यानी कि नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई है एक साल में, चाहे वो देश के अंदर से अर्न की गई हो या देश के बाहर से अर्न की गई हो। यहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नेशनल इनकम फैक्टर इनकम्स का ही सम होता है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई है। और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेशनल इनकम को ही कहा जाता है एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इसके बारे में भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। Then domestic income. It is the sum total of factor incomes generated by all the production units located within domestic territory of a country during an accounting year. Domestic income भी factor incomes का ही सम है, लेकिन वो factor incomes जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सभी प्रोडक्शन यूनिट्स ने अर्न की है। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब देश की घरेलू सीमा के अंदर जो इनकम अर्न हुई है, देश के बाहर नहीं, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक इनकम वही इनकम होगी जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा हुई होगी, और पैदा किसने की होगी, हमारे देश की प्रोडक्शन यूनिट्स ने। चाहे वो हमारे देश की प्रोडक्शन यूनिट्स इनकम जनरेट करें या कोई भी हो सकता है, कोई फॉरेनर इनकम जनरेट कर रहा हो हमारे देश के अंदर। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम पैदा हुई है, चाहे वो इनकम किसी ने भी पैदा की हो, उसे डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा। नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स को देखा जाता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितनी इनकम पैदा की है, और डोमेस्टिक इनकम में यह देखा जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम पैदा हुई है। डोमेस्टिक इनकम को ही कहा जाता है एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को बोलते हैं एनवी एट एफसी ऑफ ऑल सेक्टर्स, यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को कहा जाता है फैक्टर इनकम। इसी को आप कह सकते हो फैक्टर पेमेंट, जिसका मतलब होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और टेक्निकली इसे कहा जाता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जो कि नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड का भी फॉर्मूला है, जिसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाता है देश की राजनीतिक सीमा के अंदर आने वाली भूमि
जिसमें समुद्री पानी को भी शामिल किया जाता है। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। नंबर 2, अगर कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट हो रहा है और वो उसी का है, अब उसके बाद चाहे वो देश के बाहर ही क्यों ना हो, अगर दो देशों के बीच में भी वो है तो वो जगह इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाएगी। यहां पर इसका सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि उस वक्त वहां पर जो भी प्रोडक्शन होगा शिप पर और एयरक्राफ्ट पर, वो हमारे देश के जीडीपी में जोड़ा जाएगा, दूसरे देश के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 3, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। अगर हमारे देश का कोई भी मछली पकड़ने का जहाज है, या जमीन के अंदर से तेल और गैस निकालने वाला प्लांट है, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो समुद्र पर तैरने वाले बहुत बड़े बड़े बेड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके ऊपर से प्लेन्स लैंड भी कर जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ भी हो जाते हैं। तो अगर कोई भी इनमें से हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट हो रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कहीं पर भी हो, वो जगह हमारे ही देश की टेरिटरी एज्यूम की जाएगी, जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वहां पर उस वक्त जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारे देश के ही जीडीपी में ऐड होगा, दूसरे देश के जीडीपी में ऐड नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4th, एम्बेसीज, खासकर यानी कि दूतावास। हमारे देश की एम्बेसी अप्रोक्सीमेटली हर एक देश में होती है और हर एक देश की एम्बेसी हमारे देश में भी होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस देश की एम्बेसी होती है वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। यानी कि विदेशों में हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं वो सभी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाती हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वो हमारे ही देश की घरेलू सीमा के अंदर हैं। सेम इसी प्रकार से कॉन्सुलेट्स, यानी कि हमारे देश के राजनेता जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो भी सेवाएं दी जाएंगी, अर्थात उनके द्वारा जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, उनसे जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारे ही देश के जीडीपी में शामिल किया जाता है। एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी कि सैनिक प्रतिष्ठान। अगर हमारे देश के सैनिक विदेश गए हैं, चाहे वो ट्रेनिंग लेने गए हों या ट्रेनिंग देने गए हों, या हो सकता है किसी ऑफिशियल वर्क से गए हों, तो वो भी हमारे ही देश की घरेलू सीमा के अंदर माने जाते हैं हमेशा के लिए। दैट मीन्स एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द होम कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। सेम इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जितने भी एम्बेसीज हैं, जैसे कि अमेरिका की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, हर एक देश की एम्बेसी है, वो हमारे देश की टेरिटरी में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि जिस देश की एम्बेसी होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी भी उसी देश की कहलाएगी। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, a person who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lie in that country। यानी कि कोई भी इंसान हमारे देश में सामान्य रूप से रह रहा है और उसकी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, एक्सचेंज, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हमारे देश में ही करता है, तो वो व्यक्ति हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि उस व्यक्ति को हमारे देश में रहते रहते कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए। इट कवर्स इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स। इसमें व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है, संस्थाओं को भी इसमें शामिल करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और जो गैर नागरिक हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। देखो, हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं ही। यहां पर समझने वाली बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से इंडिया आया है तो उसे भारत का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग अपने देश का सामान्य निवासी तभी मानेंगे जब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी हमारे देश में होती हो और उसे इंडिया में रहते रहते कम से कम 1 साल भी हो चुका हो। इंटरनेशनल बॉडीज जितनी भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आर नॉट कंसिडर्ड रेजिडेंट्स एज वेल एज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री।
इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ना तो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाता है और ना ही ये किसी भी देश की नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाती हैं। इसी के बारे में आपको डिटेल में अगले पेज पे भी बताया जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कंसेप्ट है ये, समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। यानी कि अगर हमारे देश का कोई एम्प्लॉय जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को भारत का ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाता है। नंबर 2, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर्स इन द मॉर्निंग टू वर्क इन अदर कंट्री एंड रिटर्न इन द इवनिंग आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री वेयर दे वर्क। जैसे कि हमारे देश में बहुत से एम्प्लॉयज नेपाल से मॉर्निंग में सुबह काम करने हमारे देश में आते हैं और शाम को वापस अपने देश लौट जाते हैं, तो ऐसे नेपाली लोगों को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। वो होम कंट्री यानी कि अपने ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। अगर कोई भी इंसान बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ रहा है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा अगर वो शाम को वापस लौट जाता है काम करने के बाद। हाँ, अगर वो हमारे देश में रहना शुरू कर दे और यहां रहते रहते उसको 1 साल से ज्यादा हो जाए तब वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। नंबर 3, स्टूडेंट्स, मेडिकल पेशेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड टूरिस्ट्स स्टेइंग अब्रॉड आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर होम कंट्री। यानी कि हमारे देश में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, या बहुत से लोग इलाज करवाने आते हैं अपना, बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो खेलने के लिए, जैसे आईपीएल मैच में बहुत से खिलाड़ी हमारे देश में आते हैं खेलने के लिए, टूरिस्ट वगैरह घूमने फिरने के लिए आते हैं, इनको भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये होम कंट्री यानी अपने ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। इवन इफ देयर स्टे इन द होम होस्ट कंट्री इज फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि भले ही इन सबको भारत में रहते रहते 1 साल से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत में नहीं हो रही हैं। ये केवल यहां पर आए हैं अपना इलाज करवाने या पढ़ने के लिए या खेलने के लिए या फिर केवल घूमने फिरने के लिए, तो ऐसे लोगों को भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। नंबर 4, द स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर होम कंट्री। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंटरनेशनल बॉडीज जितनी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इनको तो किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इन संस्थाओं में काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपने ही देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि भारत में वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है जहां पर एक जापानीज काम कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक तो किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें काम करने वाला जो जापानीज है वो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, भारत का नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम। इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यानी कि जब भी कोई इंसान अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दूसरे को देता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज, और बदले में उसको मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, तो ये उसके लिए फैक्टर इनकम कहलाती है। देने वाली संस्था के लिए यही फैक्टर पेमेंट कहलाएगी, लेकिन जिस संस्था को ये इनकम मिली है उसके लिए ये फैक्टर इनकम कहलाएगी। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। अगर किसी भी इंसान ने बिना किसी गुड्स या सर्विसेज को दिए हुए कोई इनकम प्राप्त की है तो वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि जीएसटी, ओल्ड एज पेंशन, ये वो पेंशन है जो हमारे देश में बूढ़े लोगों को दी जाती है, वो लोग जिनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये वो पेंशन नहीं है जो नौकरी के बाद मिलती है, ये बिना नौकरी किए हुए केवल बुढ़ापे के कारण लोगों को दी जाती है। सेम इसी प्रकार से स्कॉलरशिप, वजीफा जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए,
गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पढ़ाई कर दी जाती है। गिफ्ट्स, डोनेशन, प्राइजेज, पॉकेट मनी, फ्लड रिलीफ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज एटसेट्रा, इन सभी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इनकम्स, क्योंकि ये सभी वो इनकम्स हैं जो बिना गुड्स या सर्विसेज को रिटर्न में दिए हमें प्राप्त हो जाती हैं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। फिर पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, या कह सकते हो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 1, इट कॉम्प्राइजेज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर पेमेंट्स में शामिल किया जाता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को, और ट्रांसफर पेमेंट में शामिल किया जाता है गिफ्ट्स, सब्सिडीज, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स, या इसके अलावा भी हमने भी ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। नंबर 2, इट इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, यानी कि ये वो इनकम है जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में प्राप्त होती है। और ट्रांसफर पेमेंट, इट इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि ये वो इनकम है जो बिना गुड्स या सर्विसेज को दिए हुए हमें प्राप्त हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 3, फैक्टर इनकम एक अर्नड इनकम है, यानी कि यहां पर लागू होता है अर्निंग कंसेप्ट। और ट्रांसफर पेमेंट ये अनअर्नड इनकम है, यानी कि वो पैसा जो हमने कमाया नहीं है, यह हमने केवल प्राप्त किया है, इसलिए इसे बोलते हैं रिसिप्ट कंसेप्ट। नंबर 4, इट इज बाइलेटरल। ट्रांसफर पेमेंट दो तरफा होती है, एक तरफ से जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी तरफ से आएगी इनकम। ट्रांसफर पेमेंट यूनिलेटरल पेमेंट कहलाती है, यानी कि एक तरफा पेमेंट, केवल एक तरफ से ही इनकम जाएगी, बदले में दूसरी तरफ से कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिटर्न में प्राप्त नहीं होते हैं। नंबर 5, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर पेमेंट्स को या फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितनी भी फैक्टर इनकम हमने विदेशों से प्राप्त की है, यानी कि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो फैक्टर इनकम प्राप्त की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसमें से माइनस कर दी जाएगी वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स ने हमारे देश से अर्न की है। इसके यहां पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एग्जांपल, अगर इंडियंस को सैलरी रिसीव हुई है अमेरिकन एम्बेसी से या किसी भी देश की एम्बेसी से, तो इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम है। लेकिन इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इनकम हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर अर्न की गई है, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी हमारे देश की टेरिटरी में शामिल नहीं होती। अमेरिकन एम्बेसी अगर है तो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल की जाएगी। नंबर 2, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर सैलरी पे की गई है अमेरिकन को, जो कि इंडियन एम्बेसी ने उनको ये सैलरी पे की है और अमेरिका में ही पे की है, यानी कि हमारे देश की एम्बेसी अमेरिका में है और वो अमेरिकन को सैलरी पे कर रही है, क्योंकि अमेरिकन वहां पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी इनकम को कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि ये वो इनकम है जो कि एक गैर नागरिक यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ने अर्न की है हमारे देश की टेरिटरी में आने के बाद। क्योंकि ये इनकम इंडियन एम्बेसी ने उसको दी है, तो इसका मतलब हमारे देश की टेरिटरी से इनकम बाहर जा रही है। इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैदा हुई है, लेकिन इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम नहीं है, बल्कि ये इनकम तो किसकी है, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है, यानी कि अमेरिकन की। नेक्स्ट टॉपिक इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज अ टैक्स हुज इम्पैक्ट यानी कि लायबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंस दैट मीन्स एक्चुअल बर्डन
लाई ऑन डिफरेंट पर्सन्स। यानी कि कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें लायबिलिटी होती है एक इंसान की, लेकिन उस टैक्स का बोझ पड़ता है दूसरे इंसान पर, तो ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। यानी कि ये टैक्स इस प्रकार का है जिसका बोझ एक इंसान से दूसरे इंसान पर डाला जा सकता है। जितने भी टैक्सेस कंज्यूमर्स के द्वारा पे किए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं, क्योंकि इनका बोझ कंज्यूमर पर पड़ता है, लेकिन इनको पे करने की लायबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है। लायबिलिटी तो उस व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति ने गुड्स का प्रोडक्शन किया है और उनको बेचा है। गवर्नमेंट उससे कहती है टैक्स भरने के लिए, लेकिन वो इंसान क्या करता है, उस टैक्स का बोझ जनता पर डाल देता है, कंज्यूमर्स पर डाल देता है। तो कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें लायबिलिटी होगी एक इंसान की, लेकिन उसका बोझ पड़ेगा किसी दूसरे इंसान पर, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स एटसेट्रा। ये सभी टैक्सेस कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सिडी। These are cash grants given by the government to the enterprise to encourage production of certain commodities or to promote exports or to sell goods at prices lower than the free market prices। यानी कि सब्सिडीज कैश ग्रांट्स होती हैं। कैश ग्रांट्स का मतलब होता है नगद आर्थिक सहायता जो सरकार के द्वारा दी जाती है एंटरप्राइजेस को, या हो सकता है जनता को दी जा रही हो। ये सब्सिडीज क्यों दी जाती हैं? टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, ताकि प्रोड्यूसर कुछ जरूरी कमोडिटीज का देश के अंदर प्रोडक्शन करता रहे, क्योंकि बहुत सी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनको प्रोड्यूसर बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उन पर उसको फायदा नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है सब्सिडीज। या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी हो सकता है इसलिए दे रही हो क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही है, या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं देश में जो फ्री मार्केट प्राइसेस से सस्ते बिकने चाहिए। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को आर्थिक सहायता देती है, यानी कि नगद अनुदान, तो वही कहलाएगा सब्सिडी। नेक्स्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी घटाई जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है ये भी हमने पढ़ा है, और सब्सिडीज क्या है ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाएगा तो यही कहलाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे की जाती हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी पेमेंट की जाती है प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा, वही कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, यानी कि वो कीमत जिस कीमत पर कोई भी चीज बाजार में बेची और खरीदी जाए, वो उसकी मार्केट प्राइस कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो फैक्टर कॉस्ट निकल आती है। मार्केट प्राइस में सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, हर प्रोडक्ट पर लिखा भी होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि उस वस्तु की फैक्टर कॉस्ट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वस्तु बाजार में बिक रही है 100 रुपए की, जिसमें 20 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट का शामिल है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर हम लोग 100 रुपए की कीमत में से वो इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें, यानी कि 20 रुपए, तो बाकी जो कीमत हमें दिखाई देगी 80 रुपए, 80 रुपीज, वही कहलाएगी उसकी फैक्टर कॉस्ट।